हेलो गाइस, आप सभी भावी शिक्षक भाई बहनों को शिक्षा जगत में अग्रसर सूर्या ब्राइट स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। गाइस, आज इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्क्राइब करेंगे जो कि सी-टेट, केबीएस, सुपर टेट, एमपी-टेट एवं अन्य टीचर्स एंट्रेंस एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। गाइस, यदि आपने अभी तक सूर्या ब्राइट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। और वीडियो लेक्चर को लाइक शेयर करके हमारे प्रयास को सफल करें। तो फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों के लिए माध्यक, बहुलक और परिसर का माध्य क्या होगा। यहाँ पर कुछ आंकड़े दे रखे हैं, इनका बहुलक, माध्यक और परिसर का माध्य ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम असेंडिंग आर्डर में सेट कर लेते हैं। उसके बाद में फिर हम माध्यिका निकालेंगे, बहुलक निकालेंगे, रेंज, परिसर निकालेंगे, उसके बाद में उसका माध्य निकालेंगे तीनों का। तो पहले असेंडिंग आर्डर में लिखेंगे तो ये आ जाएगा पहले 0, 8, 9, 2 टाइम 11, 17, 18, 20 और 24, 25, 25 3 टाइम, और उसके बाद में 25, 29 हो जाएगा। 29 के बाद में 30 2 टाइम, और 30 के बाद में 44 और 50। तो अब इसके बाद में हम इसका माध्यिका ज्ञात कर लेते हैं। तो माध्यिका आ जाएगा पदों की संख्या प्लस 1/2, अर्थात यहाँ पर पदों की संख्या कुल मिलाकर 17 है। तो 17 + 1/2, तो ये 18 हो जाएगा। और 18/2 अर्थात 9th पद, 9वां पद। तो 9वां पद जब हम गिनेंगे तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माध्यिका हमारा आ गया 24। इसके बाद में हम बहुलक निकाल लेते हैं। बहुलक वो संख्या होती है जो सबसे अधिक पुनरावृत्ति हुई हो। तो बहुलक हम ज्ञात करते हैं। तो बहुलक इसमें सबसे अधिक बार बहुलक 25 3rd टाइम आया है और कोई भी संख्या 3 बार नहीं आया है। तो बहुलक हमारा 25 हो गया। उसके बाद में हम रेंज, परिसर निकालते हैं। तो परिसर होता है अधिकतम संख्या सबसे बड़ी संख्या माइनस न्यूनतम संख्या सबसे छोटी संख्या। तो 50 सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या 0, तो ये 50 हो जाएगा। अब हमें इन तीनों का माध्य ज्ञात करना है, माध्यिका, बहुलक और परिसर का। तो इन तीनों का माध्य हो जाएगा इन तीनों का योग बटे 3। तो हम सबसे पहले 24 माध्यिका प्लस 25 बहुलक और प्लस 50 और डिवाइड कर देंगे 3 से। तो यहाँ पर हो जाएगा 99 डिवाइड बाई 3, तो ये आ जाएगा 33, जो कि ऑप्शन नंबर 3rd में दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 3rd करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गणितीय प्रमेय है, एक कथन जिसे अवगृहीतों की तर्कसंगत युक्तियों द्वारा सिद्ध किया गया है। एक कथन जो कि सदैव सही होता है और उसे उपपत्ति की आवश्यकता नहीं। सदैव एक कथन जिसकी सत्यता या असत्यता की कोई जानकारी नहीं है। एक कथन है जिसकी उपपत्ति यथेष्ट साक्ष्य से रहित है। तो यहाँ पर सदैव सही है, उस उपपत्ति की आवश्यकता नहीं। ऑप्शन सेकंड गलत हो जाएगा। जिसकी जानकारी ही नहीं है वो कथन सत्य असत्य कैसे हम बता सकते हैं। एक कथन जिसकी उपपत्ति थे साक्ष्य रहित, जिसमें साक्ष्य ही नहीं है, वो भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1st करेक्ट ऑप्शन होगा। एक कथन जिसे अवगृहीतों की तर्कसंगत युक्तियों द्वारा सिद्ध किया जा सकता है, जिसे तर्कसंगत युक्ति द्वारा सिद्ध किया जा सकता है, ये गणित के प्रमेय है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुएं जो कि एक समान वस्तु के बराबर हैं वे एक दूसरे के बराबर होंगी। यह अपगृहीत जो अंकगणित व बीजगणित का आधार है दिया है। किसने दिया है? यूक्लिड ने दिया था, पाइथागोरस ने, डिस्क्रीट ने या यूलर ने। तो ये अपगृहीत यूक्लिड ने दिया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वस्तुएं जो कि एक समान वस्तु के बराबर हैं वे एक दूसरे के बराबर होंगी। यह अपगृहीत जो कि अंकगणित व बीजगणित का आधार है यूक्लिड ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित में अंतः विषयकता को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किसे आकलन योजना के रूप में उपयोग किया जा सकता है? परियोजना, क्षेत्र भ्रमण, वर्णन अभिलेखों, ओलंपियाड। अब इसमें से हमें ऑप्शन चूज करना है। तो गणित में अंतः विषयकता को प्रोत्साहित करने के लिए वर्णन अभिलेखों, ऑप्शन नंबर सी, वर्णन अभिलेखों का प्रयोग किया जा सकता है तथा ओलंपियाड का उपयोग आकलन योजना के रूप में किया जा सकता है। ओलंपियाड का भी आकलन योजना के रूप में किया जा सकता है। क्षेत्र भ्रमण और परियोजना कार्य, क्षेत्र भ्रमण और परियोजना कार्य गणित विषय को प्रोत्साहित करने में हेल्पफुल नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखे हैं, सी और डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधि से यह सिद्ध किया जा सकता है कि दो सम पूर्णांकों का योग सदैव सम होता है? आगमन विधि द्वारा, प्रत्यक्ष उपपत्ति द्वारा, प्रतिवाद द्वारा और प्रति सकारात्मक उपपत्ति द्वारा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि प्रत्यक्ष उपपत्ति विधि से ये सिद्ध किया जा सकता है कि दो सम पूर्णांकों का योग सदैव सम होता है। हम किसी भी चीज़ को दिखा सकते हैं कि जैसे सम पूर्णांक कोई है 4 और उसके साथ में हम कोई और सम पूर्णांक ले रहे हैं, मान लेते हैं 6 ले लिए, तो ये हमेशा एक सम पूर्णांक देगा। तो ये हम प्रत्यक्ष उपपत्ति विधि द्वारा दिखा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित के उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किन कौशलों को प्रोत्साहित किया जाता है? उच्च प्राथमिक स्तर पर मानस दर्शन, पक्षांतरण, कंठस्थ करना, सामान्यीकरण करना, अनुमान लगाना। मानस दर्शन, बिल्कुल मानस दर्शन के द्वारा उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित कौशल को प्रोत्साहित किया जा सकता है। पक्षांतरण, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। कंठस्थ करना बिल्कुल गलत है, कंठस्थ करना नहीं होगा। सामान्यीकरण, सामान्यीकरण इक्वेशन इक्वलिटी से। और अनुमान लगाना, अनुमान लगाना बिल्कुल माना कि। तो ऑप्शन ए बी डी ई ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट सॉरी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कार्य से विद्यार्थियों में विवेचनात्मक विचारों के विकास की संभावना न्यूनतम होती है? विवेचनात्मक विचारों की संभावना न्यूनतम होती है। 72 × 73 को 3 विभिन्न तरीकों से हल करने उनके परिणामों की तुलना, इसमें विवेचना होगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि न्यूनतम कह रहा है, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। समीकरण 7x + 3 = 24 को निरूपित करने, ये भी विवेचना के आधार पर ही होगा। ऑप्शन बी भी करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। एक विद्यार्थी ने एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या, ऊंचाई और आयतन इतना प्रकट, उसने कहाँ गलती की है? ये भी विवेचना का विषय है। और एक लंबवृत्तीय, यहाँ पर लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या इतना और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें फार्मूला को लगाकर तुरंत आंसर को प्राप्त किया जा सकता है। इसमें विवेचना की संभावना बहुत कम है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार सभी के लिए गणित उपलब्ध कराने का व्यापक उद्देश्य निम्नलिखित में से किससे संरेख है? ये मान लिया जाना चाहिए कि गणित का महत्व कुछ विशिष्ट विद्यार्थियों के लिए है। बिल्कुल गलत ऑप्शन। कुछ विशिष्ट विद्यार्थियों के लिए
मान लेना ये तो बिल्कुल गलत बात है, एनसीएफ कभी नहीं कहेगा। पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित प्रश्न केवल सामान्य कठिनाई वाले होने चाहिए, ये भी गलत है। सामान्य कठिनाई वाले ही होंगे तो कब बच्चे अधिक कठिनाई वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न सामाजिक समूहों वाले गणितज्ञ के योगदानों की विशेषताओं पर बल देना चाहिए। गणित में निपुण विद्यार्थियों को एकाकीपन में शिक्षा देना, बिल्कुल गलत बात, एकाकीपन में कभी भी शिक्षा नहीं देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न सामाजिक समूहों वाले गणितज्ञों के योगदानों की विशिष्टताओं पर बल देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणितीय कक्ष को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रभावी है? समूह में कार्य और समूह में समस्या सुलझाने को हतोत्साहित करना चाहिए। महत्व दिया जाना चाहिए कि अनिवार्य रूप से गणित एक मूर्त विषय है। एक प्रश्न को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों से प्रोत्साहित करना चाहिए। अध्यापक द्वारा एक नई समस्या को हल करने के चरणों को कुशलता से बोर्ड पर निरूपित करना चाहिए। तो यहाँ पर गणित कक्षा को प्रभावी बनाने के लिए एक प्रश्न को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रभावी कक्षा जब ही होगा जब उसमें विभिन्न तरीकों का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयतन के मापन के शिक्षण और अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? प्रारंभ में एक घन के आयतन के सूत्र को लिखना, प्रारंभ से ही सटीक परिकलन को प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों को प्रारंभ में दो विमाओं वाली आकृतियों के आयतन की जानकारी देना, विद्यार्थियों को विभिन्न आकृतियों के आयतन के परिकलन हेतु प्रश्नों की कल्पना के लिए प्रोत्साहित करना। आयतन के मापन शिक्षण और अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थियों को विभिन्न आकृतियों के आयतन के परिकलन हेतु प्रश्नों की कल्पना के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार बच्चों के दिक् स्थान की समझ के लिए निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ज्यामितीय बोध की प्रगति एक सुनिश्चित क्रम का अनुसरण करती है। ज्यामितीय बोध की प्रगति एक सुनिश्चित क्रम का अनुसरण करती है, बिल्कुल सही है ये तो, क्योंकि यहाँ पर नहीं कहा गया है, नहीं को ध्यान में रखेंगे। ज्यामितीय बोध की प्रगति ऐतिहासिक क्रम में होती है, न कि तर्कसंगत क्रम में। बच्चों में दिक् स्थान की प्रारंभिक समझ उनके ज्ञानेंद्रियों प्रेरक अनुभवों से उत्पन्न होती हैं, बिल्कुल करेक्ट। प्रक्षेपित दिक् स्थान को समझने के लिए विभिन्न दृश्य को स्पर्शीय अनुभवों के तालमेल की आवश्यकता होती है। प्रक्षेपित दिक् स्थान, ये भी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर नहीं कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। वही ऑप्शन जो गलत है वही सही हो जाएंगे, क्योंकि नहीं कहा गया है। नहीं की वजह से ऑप्शन बी ज्यामितीय बोध की प्रगति ऐतिहासिक क्रम में होती है, न कि तर्कसंगत। यहाँ पर तर्कसंगत क्रम में होती है, न कि ऐतिहासिक क्रम में। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन। ओके फ्रेंड्स, वीडियो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, जिससे हमारे प्रयास को सफलता प्राप्त हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।